समन क्या होता है, वारंट क्या होता है और दोनों में फ़र्क क्या होता है, समन की प्रोसेस क्या है, समन कौन जारी करेगा और उसकी तामील कैसे करवाई जाएगी, ये हमने पूरी चर्चा कर चुके हैं। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि वारंट क्या होता है। वारंट की हम डेफिनेशन पहले ही देख चुके हैं, जो कि समन और वारंट का जो डिफरेंस था उसमें हमने वारंट की डेफिनेशन देखी है। अब वारंट भी दो प्रकार के, एक तो तलाशी वारंट और गिरफ्तारी वारंट। तलाशी वारंट किसी चीज़ को तलाशी लेने के लिए किसी पुलिस अधिकारी को जब वारंट इशू किया जाता है तो तलाशी वारंट कहलाता है। गिरफ्तारी वारंट यानी किसी व्यक्ति को पुलिस द्वारा गिरफ्तार करके थाने कोर्ट में उपस्थित करवाने के लिए जो वारंट इशू किया जाता है, न्यायालय द्वारा आदेशिका जारी की जाती है कि पुलिस अधिकारी के नाम कि आप फला व्यक्ति को गिरफ्तार करके इस न्यायालय में फला तारीख को इतनी बजे उपस्थित करें या उसको पेश करें। इस प्रकार का जब आदेशिका जारी की जाती है वो है वारंट। अब ये भी दो प्रकार के होते हैं। इन दो चीज़ों में हमेशा लोग कंफ्यूज होते हैं, हम हमेशा कंफ्यूज होते हैं। ये दो प्रकार है, जमानती वारंट और गैर जमानती वारंट। बेसिकली इन दोनों में कहीं पर भी इन दोनों को डिफाइन नहीं किया गया है कि जमानती वारंट क्या होता है और गैर जमानती वारंट क्या होता है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि जमानती वारंट जब इशू किया जाता है, वारंट तो वारंट होता है, वो अलग अलग प्रकार का नहीं होता, वारंट एक ही होता है। वारंट न्यायालय, जैसे कि मैंने बताया, पुलिस अधिकारी के नाम भेजा जाता है कि आप फला व्यक्ति को गिरफ्तार करके इस न्यायालय में इतनी तारीख को पेश करें। लेकिन कभी कभी न्यायालय इसके साथ में एक निर्देश भी देता है कि आप अगर वो व्यक्ति जिसको गिरफ्तार किया जा रहा है अगर वो जमानत दे देता है तो उसे छोड़ दिया जाए। जमानत क्या देता है कि मैं जो न्यायालय ने तारीख बताई है और जो समय बताया है उस दिन उपस्थित हो जाऊंगा, मुझे गिरफ्तार करने की जरूरत नहीं है, मैं आ जाऊंगा। तो अगर ऐसा कोई जमानत देता है तो छोड़ दिया जाए। जब ऐसा निर्देश साथ में होता है तो जमानती वारंट कहलाता है। जब ऐसा निर्देश साथ में नहीं होता है तो पुलिस अधिकारी उसको गिरफ्तार करके न्यायालय में पेश करते हैं। ये गैर जमानती वारंट जिसको कहते हैं। इसीलिए इनमें कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो चलिए अब शुरू करते हैं कि गिरफ्तारी वारंट, जो गिरफ्तार करके वारंट है वो क्या चीज़ है और इसका फॉर्मेट क्या है, गिरफ्तारी वारंट का फॉर्मेट क्या होता है। तो सबसे सीधी सी बात, कोई भी ऐसा वारंट इशू किया जाता है तो वो तो लिखित रूप में होगा, यानी कि मौखिक नहीं होता, ये लिखित होगा। और जो पीठासीन अधिकारी है जो वारंट इशू कर रहा है उसके साइन और सील उस पर होंगे। एक बात तो ये, और ये तब तक समाप्त नहीं होता। जैसे कि हम अगर जब किसी समन की बात करते हैं तो समन तामील हो जाता है, उसके बाद में समाप्त हो जाता है, जो भी इसकी प्रोसेस है उसके बाद में समाप्त हो जाता है। लेकिन अगर कोई वारंट इशू किया है तो जब तक उस वारंट की कोई जो न्यायालय ने उसको जारी किया वो उसे खुद ही समाप्त यानी रद्द नहीं कर देता या समाप्त नहीं कर देता है, खारिज घोषित नहीं कर देता, तब तक वो वारंट पेंडिंग रहता है। या जब तक कि उसका निष्पादन नहीं हो। जैसे कि हमने बात की कि अगर किसी व्यक्ति को गिरफ्तारी के लिए वारंट इशू किया गया तो अगर जब उसको व्यक्ति को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, कोर्ट में पेश नहीं किया जाएगा, तब तक वो वारंट पेंडिंग रहेगा, उसका खारिज नहीं किया जाएगा, वो ऐसे ऐसे रहेगा। ठीक है। अब हम बात करते हैं कि जो हमने अभी जमानती वारंट की बात की थी वो सेक्शन 71 में उसके बारे में जो डिटेल में कहा गया है कि अगर न्यायालय को लगता है कि जब उस व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है और वो जो वारंट में डेट और टाइम बताया गया है उसमें हाजिर होने के तैयार है तो वो इस प्रकार का वारंट भी जारी कर सकता है। जैसे कि हमने अभी जमानती वारंट के बारे में बात की, न्यायालय ऐसा निर्देश दे सकता है कि वो अगर प्रतिपूर्व सहित या प्रतिपूर्व रहित कोई बंद पत्र, जिसको हम पूरे सेंटेंस में बोलते हैं जमानत, यानी कि बंद पत्र चाहे वो प्रतिपूर्व सहित हो या प्रतिपूर्व के बिना हो, तो ऐसे जो वर्ड है इसको हम कंप्लीटली बोलते हैं जमानत। तो ये जमानत वो जब देने को तैयार है और देता है तो उसे छोड़ दिया जाए। लेकिन ऐसा जब निर्देश दिया जाता है तो उसमें सारी डिटेल लिखी जाएगी कि कितने जमानती लिए जाएंगे और उसकी जमानत की राशि कितनी होगी, बंद पत्र की राशि कितनी होगी, कितनी तारीख को और कितने कब पेश होना है, ऊपरी डिटेल उसमें लिखी जाएगी। और जब ऐसा जमानत का जो वारंट इशू किया जाता है और वो इस प्रकार से बंद पत्र कोई जो व्यक्ति है वो दे देता है, अपराधी दे देता है, तो वो बंद पत्र के साथ न्यायालय को भेजा जाता है और न्यायालय उसकी एंट्री कर देता है। अब वारंट इशू किसको होते हैं, सबसे बड़ा सवाल तो ये आ जाता है। तो वारंट जब इशू किए जाते हैं तो वारंट किया जाता है पुलिस अधिकारी को। सीधी सी बात है, वारंट किसको इशू किया जाता है, वो पुलिस अधिकारी को ही इशू किया जाता है। और अब कुछ परिस्थितियां आ गई कि पुलिस अधिकारी के अलावा, हम कई बार पूछते हैं कि क्या पुलिस अधिकारी के अलावा किसी सामान्य व्यक्ति को ऐसा इशू किया जा सकता है, तो बिल्कुल किया जाता है।
धारा 73 इसी चीज़ को कहती है। धारा 73 कहती है कि हमने जैसे 72 में बात की कि कोई भी वारंट किसको इशू किया जाएगा, वो इशू किया जाता है एक या अधिक पुलिस अधिकारियों को। एक को भी किया जा सकता है, दो को भी किया जा सकता है, मतलब जितने भी पुलिस अधिकारी हैं बेसिकली कभी भी एक पुलिस अधिकारी को पेश किया जाता है जो इशू किया जाता है। लेकिन अगर कुछ ऐसी परिस्थितियाँ हैं कि पुलिस अधिकारी वहाँ अवेलेबल नहीं है तो क्या करोगे? मान लीजिए न्यायालय को कुछ ऐसी परिस्थिति आ जाती है कि उसको किसी व्यक्ति को हाथों हाथ गिरफ्तार करना है, या ऐसी परिस्थिति आ गई कि तुरंत कार्रवाई करने की आवश्यकता है न्यायालय को लगता है, और न्यायालय के पास में कोई पुलिस अधिकारी अवेलेबल नहीं होता है, मतलब जितने जरूरी उस व्यक्ति को गिरफ्तार करना है उतनी आसपास में कोई पुलिस अधिकारी नहीं है, तब क्या करोगे? तो न्यायालय को शक्ति दी गई है कि वो किसी भी व्यक्ति को ऐसा वारंट निर्देशित कर सकता है, यानी कि कोई व्यक्ति उसको दिखता है तो उसको ये निर्देश दे सकता है कि आप ये वारंट का निष्पादन करें, और वारंट उसको दिया जाएगा और वो वारंट को एक्सेप्ट कर देता है तो वो व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को जिसको गिरफ्तार करने का वारंट दिया गया है उस व्यक्ति को गिरफ्तार करेगा और निकटतम पुलिस अधिकारी को उसको सौंप देगा ताकि वह व्यक्ति भाग ना जाए। कुछ ऐसी परिस्थितियां होती है जब न्यायालय को ऐसा लगता है कि तुरंत कार्रवाई करनी आवश्यक है, वारंट इशू करना आवश्यक है, तो वो किसी भी व्यक्ति के खिलाफ ऐसा वारंट किसी अन्य व्यक्ति के निर्देश दे सकता है। लेकिन अगर कोई पुलिस अधिकारी अवेलेबल है तो वो सिर्फ पुलिस अधिकारी को ही निर्देशित होगा, यानी वारंट हमेशा पुलिस अधिकारी को ही जारी किया जाएगा। लेकिन कुछ खास परिस्थितियों में और अर्जेंट मामलों में वो किसी भी व्यक्ति को जारी किया जा सकता है। अगर कोई व्यक्ति किसी पुलिस अधिकारी को अगर कोई वारंट इशू हो जाता है तो वो वारंट उस पर प्रष्टांकन करता है अपना सिग्नेचर करके, अपने किसी अधीनस्थ या किसी अन्य पुलिस अधिकारी को भी ऐसा वारंट देकर उसको कह सकता है कि आप उस व्यक्ति को गिरफ्तार करें। यानी कि अगर किसी पुलिस अधिकारी को वारंट जारी किया जाता है तो वो किसी अन्य पुलिस अधिकारी को भी ऐसे निर्देश देकर उसका निष्पादन करवा सकता है। लेकिन जैसे कि हमने बात की, अगर किसी व्यक्ति को, सामान्य प्राइवेट व्यक्ति को ऐसी वारंट इशू किया जाता है तो वो आगे इसको फॉरवर्ड नहीं कर सकता, वो खुद ही उसको निष्पादन करेगा, अन्यथा वो आगे फॉरवर्ड नहीं कर सकता। लेकिन पुलिस अधिकारी उसको आगे निर्देशित कर सकता है। जब किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जा रहा है और वारंट के अंतर्गत गिरफ्तार किया जा रहा है तो उसका अधिकार है कि वो उस वारंट को देख सके, उसकी सूचना प्राप्त कर सके। इसीलिए जब किसी व्यक्ति को वारंट के अधीन गिरफ्तार किया जाता है तो उसको उसका जो वारंट का सार है, जो जिस कारण उसको गिरफ्तार किया जा रहा है, वो उसको बताया जाएगा। अगर वो कहता है तो उसको वारंट की जो कॉपी है वो भी दिखाई जाएगी। अब ये तो हो गया, वारंट इशू कर दिया। वारंट को निष्पादित कैसे करोगे? निष्पादित यानी किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कैसे, कहाँ कर सकते हो वारंट के आधार पर? तो भारत में कहीं पर भी किया जा सकता है। मान लीजिए मैं पुलिस अधिकारी हूँ, मुझे एक वारंट इशू हुआ कि आपकी क्षेत्राधिकार में ये व्यक्ति आ गया है, इसको गिरफ्तार करें। मेरे पास वो वारंट आ गया। अब मुझे पता चला कि वो बंदा मैं जोधपुर में हूँ, वो बंदा तो भाग के ब्यावर चला गया। तो अब मैं क्या करूँगा? मैं वारंट तो वापस दे दूँगा नहीं, मैं उस वारंट को लेकर क्या करूँगा? मैं उसको भारत में कहीं पर भी उस व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकता हूँ। ये धारा 77 ये कहती है। लेकिन अब बाहर चला गया, मैंने जैसे बताया कि मेरे जुडिक्शन से बाहर चला गया, मैं तो जोधपुर का थाना अधिकारी हूँ, वो चला गया है ब्यावर या जयपुर, मान लीजिए जयपुर चला गया यहाँ से बहुत दूर, तब क्या करूँगा? तब मैं उस वारंट को लेके वहाँ का कार्यपालक मजिस्ट्रेट को, उस कार्यपालक मजिस्ट्रेट के पास जाऊंगा, जो धारा 79 कहती है कि वहाँ का जो कार्यपालक मजिस्ट्रेट या पुलिस थाने के भाषा अधिकारी जिसके क्षेत्राधिकार में मैं वो व्यक्ति गिरफ्तार करना चाहता हूँ, उसके पास मैं वारंट लेके जाऊंगा और वो उसको प्रष्टांकित करेगा। मैं उस व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकता हूँ। अगर वो पुलिस थाने का अधिकारी मुझे आवश्यकता है तो मुझे पुलिस जाब्ता यानी कि पुलिस प्रोटेक्शन या उसकी सहायता जो है वो हेल्प लाइन वो पूरी करेगा और मैं उस व्यक्ति को गिरफ्तार करके न्यायालय के सामने पेश कर सकता हूँ। ये धारा कहती है, धारा 79। अगर मेरे क्षेत्राधिकार में अगर किसी व्यक्ति मुझे कोई इशू किया जाता है, अगर मैं पुलिस अधिकारी हूँ, मुझे कोई वारंट इशू किया जाता है, लेकिन कोर्ट को पता चल जाता है कि व्यक्ति है वो जयपुर में ही रहता है, तो क्या करोगे? तो धारा 78 है, तो वो कहती है अगर न्यायालय को लगता है कि उसके क्षेत्राधिकार के बाहर का किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करना है तो उस क्षेत्राधिकार के, जिसके क्षेत्राधिकार में, स्थानीय क्षेत्राधिकार में जो कार्यपालक मजिस्ट्रेट या जिला पुलिस अधीक्षक या पुलिस आयुक्त है, उसको वैसा वारंट लेटर से भेजा है, उसको बाई पोस्ट उसको भेजेगा। और जो मजिस्ट्रेट जैसे कि जयपुर में वो व्यक्ति है जिसको गिरफ्तार करना है तो जोधपुर की कोर्ट से जयपुर बाई पोस्ट भेजा जाएगा। वहाँ पर वैसा कार्यपालक मजिस्ट्रेट, पुलिस अधीक्षक या पुलिस आयुक्त उस पर
प्रष्टांगन करेंगे यानी उसकी एंट्री करेंगे और उसका एग्जीक्यूशन कराएंगे यानी कि उस व्यक्ति को गिरफ्तार करेंगे और उसके बाद में उस व्यक्ति को जोधपुर कोर्ट में वापस भेजेंगे। अब किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया जाता है तो अब क्या होगा? ये तो हम इतनी देर से गिरफ्तारी वाली बात कर रहे हैं, निष्पादन किया जाएगा, उसको गिरफ्तार किया जाएगा। गिरफ्तार हो गया, अब बोलो क्या करना? सीधा कोर्ट में पेश करो, एक बात तो ये है। लेकिन अगर वो उसने कोई जमानती अपराध किया है और अगर जैसे हमने अभी बात की थी, अगर उसके साथ में ऐसी कोई शर्त जोड़ दी गई है, यानी कि अगर वो जमानत वाला जो हम शर्त कह रहे हैं, जमानती वारंट है इशू किया जाता है, तब क्या होता है? तो उसको ऐसा जमानत पे छोड़ जा सकता है। लेकिन अब उस पर जमानती अपराध 71 के अगर उसको जमानत पर नहीं छोड़ा जाता है मान लीजिए, तो क्या करोगे? और जो निष्पादन करने वाला कोर्ट था वो भी दूर है, तो क्या करोगे? ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है। तब क्या किया जाता है कि अगर जिस कोर्ट ने उस वारंट को इशू किया है, मान लीजिए मैं जोधपुर कोर्ट, मुझे गिरफ्तार किया जाता है और मुझे जो वारंट इशू किया गया है मेरे खिलाफ मुझे गिरफ्तार करने का, वो जोधपुर न्यायालय ने किया है। मैं जोधपुर में गिरफ्तार किया जाता हूँ या पाली जिला में गिरफ्तार किया जाता हूँ। अब क्या हुआ कि जहां मुझे गिरफ्तार किया गया उसके डायमीटर में 30 किलोमीटर की दूरी पर ही वो न्यायालय जिसने मुझे वारंट इशू किया था, अगर वो 30 किलोमीटर के अंदर है तो उस न्यायालय में ले जाया जाएगा। या ऐसी स्थिति है कि जब मुझे पाली जिले में ऐसी जगह गिरफ्तार किया गया जहां पर से जोधपुर का कोर्ट जिसने मुझे गिरफ्तारी का आदेश दिया वो, या जिस जिले का कार्यपालक मजिस्ट्रेट है वो, दोनों में से कम दूरी कौन सी है? अगर जोधपुर वाले की कम दूरी है, 30 किलोमीटर से तो ज़्यादा हो गया, 30 किलोमीटर है तो जोधपुर में आना ही पड़ेगा। जिसने अगर वारंट जारी किया वो 30 किलोमीटर के अंदर है तो वहाँ आना ही पड़ेगा, भले वो दूसरे जिले में हो, भले दूसरे राज्य में हो। लेकिन अगर वो 30 किलोमीटर से तो दूर है, लेकिन उस जिले के कार्यपालक मजिस्ट्रेट के या पुलिस आयुक्त के या जिला पुलिस अधीक्षक के क्षेत्र उसके ऑफिस से, दोनों में से नज़दीक कौन सी है ये देखा जाएगा। मान लीजिए कि जिस जिले में मुझे गिरफ्तार किया गया उसका जो कार्यपालक मजिस्ट्रेट था वो 60 किलोमीटर दूर है उसका ऑफिस, और दूसरे जिले में जिसने वारंट इशू किया वो गिरफ्तार करने की जगह से 40 किलोमीटर दूर है। तो क्या किया जाएगा? मुझे उस कोर्ट में ले जाया जाएगा जिसने वारंट जारी किया। लेकिन अब मान लीजिए उसको उल्टा हो, जिस कोर्ट ने मुझे इशू किया था वो तो 35 किलोमीटर दूर है, और जिस जिले में मुझे गिरफ्तार किया गया, जिस जगह पर मुझे गिरफ्तार किया गया उसका कार्यपालक मजिस्ट्रेट मुझसे सिर्फ 25 किलोमीटर की दूरी पे है या 32 किलोमीटर की। अब 35 किलोमीटर दूर था, यहाँ पर 32 किलोमीटर दूर वो उसका कार्यपालक मजिस्ट्रेट का ऑफिस था, तो मुझे कार्यपालक मजिस्ट्रेट के ऑफिस में ले जाया जाएगा और वो अगर जमानत वगैरह जो भी है ऐसी देखी जाएगी, नहीं तो उस व्यक्ति को, गिरफ्तार व्यक्ति को फिर से वो कोर्ट जिसने वारंट जारी किया था उसको भेजा जाएगा। थोड़ा कन्फ्यूजिंग है, ध्यान रखें। 30 किलोमीटर डायमीटर में अगर है तो उसको जिसने वारंट इशू किया उसको भेजा जाएगा। 30 किलोमीटर बाहर है तो ये देखा जाएगा कि कौन से किसके क्षेत्राधिकार या किसके ऑफिस के नज़दीक है। जिसके किलोमीटर कम होंगे उसके पास उस गिरफ्तार व्यक्ति को ले जाया जाएगा। जब ऐसा व्यक्ति, गिरफ्तार किया हुआ व्यक्ति लाया जाता है किसी कार्यपालक मजिस्ट्रेट या मजिस्ट्रेट के पास में, आयुक्त के पास में, तो वो देखा जाएगा कि अगर उसके जो प्रोविजंस हैं उसको ध्यान में रखते हुए वो वापस जिसने वारंट जारी किया था उसके पास उस व्यक्ति को भेज देगा। अगर जमानत के कोई ग्राउंड है तो जमानत उसकी ले सकता है। अगर सेशन न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट है उसको लगता है कि जो 71 के अनुसार जो उसके साथ डॉक्यूमेंट भेजे गए थे उसको देख के लगता है कि इसकी जमानत ले लेनी चाहिए तो जमानत ले लेगा, नहीं तो वो उसे उस न्यायालय को जिसने वारंट इशू किया था उसको कस्टडी में भेज देगा।